हीरापुर एक्सप्रेस अपनी रफ्तार से चली जा रही थी। एक्सप्रेस में अपनी फैमिली के साथ कई लोग बैठे हुए थे। उसी एक्सप्रेस में रामप्रसाद अपने बेटे लल्लन की बारात लेकर हीरापुर जा रहा था। वो लोग खूब गाते बजाते खूब हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे। रात के करीब 10 बज गए थे। तभी रामप्रसाद कहता है, अच्छा आप सब लोग सो जाइए, रात के 10 बज गए हैं और भी पैसेंजर्स को तकलीफ हो रही होगी। चलिए अब गाना बजाना बंद कर दीजिए। अजी आप कैसी बात कर रहे हैं? आज मेरे बेटे की शादी है। आज तो मुझे दिल खोल कर गाना बजाना कर लेने दीजिए। क्या हमेशा रोकते टोकते रहते हो आप? चंपा इतना बोल ही रही होती है कि इतने में ट्रेन एक सुनसान जंगल की ओर जाकर रुक जाती है, जहां कोई भी स्टेशन नजर नहीं आता। ट्रेन के वहां रुकते ही सब लोग इधर उधर देखने लगते हैं। अरे ये ट्रेन कहाँ पर आकर रुक गई है? यहाँ तो कोई स्टेशन नजर नहीं आ रहा और ये जंगल कितना वीरान जंगल लग रहा है। कैसी अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं यहाँ से। रामप्रसाद इतना कहने के बाद टीटी के पास जाता है। अरे टीटी भाई साहब, ये ट्रेन कहाँ पर रुक गई है? यहाँ कोई स्टेशन तो नजर नहीं आ रहा। क्या हुआ, ट्रेन में कोई खराबी हो गई है क्या? पता नहीं क्या हो गया इस ट्रेन में। देखता हूँ, जाकर कंडक्टर से पूछता हूँ कि क्या हुआ है। इतना कहकर टीटी कंडक्टर के पास जाता है। अरे कंडक्टर साहब, ट्रेन ऐसे क्यों रुक गई? क्या कुछ खराबी हो गई ट्रेन में? टीटी कंडक्टर से बातें करता ही जा रहा था, पर कंडक्टर ना तो टीटी की ओर देख रहा था और ना ही उसके सवालों का कोई भी जवाब दे रहा था। एकदम से जब कंडक्टर टीटी की ओर देखता है तो कंडक्टर की इतनी भयानक भूतिया शक्ल देखकर टीटी एकदम चौंक जाता है और चिल्लाने लगता है। टीटी की चीख निकलते ही भूतिया कंडक्टर टीटी का गला पकड़ लेता है और अपने दांतों से उसकी गर्दन पर नोच लेता है, जिस कारण टीटी मर जाता है। टीटी की आवाज सुनकर ट्रेन के पैसेंजर कंडक्टर की ओर भागने लगते हैं। जैसे ही पैसेंजर कंडक्टर के पास पहुंचते हैं, वैसे ही वहां पर उस कंडक्टर का भूत उन पैसेंजरों पर भी हमला करने लगता है और उन्हें मारने लगता है। कई पैसेंजर को मारने के बाद जब वो भूतिया कंडक्टर उस बारात में आए दूल्हे को मारने के लिए आगे बढ़ता है कि वहां पर एक बारात में आए पंडित जी अपने थैले से भभूत निकालकर उस भूतिया कंडक्टर के ऊपर फेंक देते हैं। भभूत कंडक्टर के ऊपर गिरता है तो कंडक्टर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, तुम लोग मेरे साथ बहुत बुरा कर रहे हो, छोड़ दो मुझे, मैं एक एक को मार दूंगा। क्या तुम ही इस ट्रेन को चला रहे थे? हाँ, मैं इस ट्रेन को चला रहा था और हमेशा ही मैं इस ट्रेन को चलाता हूँ। मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम सब लोगों को क्यों मार रहे हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आज मेरे बेटे की शादी है, हमारी जिंदगी बख्श दो, मेरे बेटे को छोड़ दो। नहीं, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मेरी क्या गलती थी जो मुझे इस दुनिया के लोगों ने मार दिया? क्या हुआ था तुम्हारे साथ और तुम कैसे भूत बन गए? मैं हीरापुर एक्सप्रेस चला रहा था। कुछ लोगों ने ट्रेन की पटरी पर आग लगानी शुरू कर दी। तुम लोग इस पटरी पर आग क्यों लगा रहे हो? ट्रेनों को क्यों जला रहे हो? ट्रेन का किराया इतना बड़ा रखा है और टाइम पर ट्रेन भी नहीं आती। आज हम एक भी ट्रेन को नहीं छोड़ेंगे, हर एक ट्रेन को जला देंगे। और फिर उन लोगों ने मुझे वहीं जिंदा जला दिया, जिसके बाद मुझ में आग लग गई और मैं मर गया। उसी दिन से मैंने लोगों को मारने का सिलसिला शुरू किया। अब तुम लोगों को मारने का सिलसिला बंद कर दो। ये लोग बेगुनाह हैं, इन लोगों को छोड़ दो। इन लोगों की खुशियों को देखो, तुम्हारी वजह से ये लोग भी मर जाएंगे और तुम जैसे ही भूत बन जाएंगे। मानो मेरी बात, अपनी दुनिया में वापस चले जाओ। पंडित जी के समझाने पर वो भूतिया कंडक्टर मान जाता है और अपनी दुनिया में वापस चला जाता है। आधी रात का समय था। चारों तरफ जोर जोर की ठंडी हवाएं चल रही थी। गांव के सभी लोग अपने घरों में आराम से सो रहे थे।
तभी रात के समय बबलू नाम का आदमी अपनी बाइक चलाते हुए पेट्रोल पंप के पास लेकर आता है। अरे यार, ये बाइक के पेट्रोल को भी अभी खत्म होना था। लो भैया, जरा 50 रुपए का पेट्रोल भर दो। पूरे पेट्रोल पंप पर केवल एक ही आदमी था जो बबलू की बाइक के अंदर पेट्रोल भरने लगता है, जिसके बाद उसे अचानक से सुसु आ जाता है। अरे यार, बड़ी जोर से लगी है, पहले थोड़ा हल्का हो जाऊं, उसके बाद बाइक चलाऊंगा। ये कहकर वो वहाँ से थोड़ी दूर जाकर हल्का होने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल भरने वाला आदमी अचानक से चुड़ैल में बदल जाता है, जिसके बाद वो चुड़ैल बबलू की बाइक से पेट्रोल चुरा लेती है। अब देखती हूँ यहाँ से कैसे जाएगा तू। ये कहकर चुड़ैल वहाँ छुप जाती है, जिसके बाद बबलू अपनी बाइक के पास वापस आ जाता है और अपनी बाइक चलाने लगता है। लेकिन उसकी बाइक में पेट्रोल ना होने के कारण उसकी बाइक चल नहीं पाती, जिसके बाद बबलू सोच में पड़ जाता है। यार, अभी तो मैंने इसमें पेट्रोल भरवाया था, लेकिन अब ये बिल्कुल खाली हो गई है। आखिर बात क्या है? बबलू को कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद अचानक से पीछे से चुड़ैल उसके कंधे पर हाथ धर देती है। इसके बाद बबलू पीछे मुड़कर देखता है। चुड़ैल, चुड़ैल, हे भगवान चुड़ैल, मुझे छोड़ दे चुड़ैल, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू मुझे क्यों पकड़ रही है? अब मैं तुझे मार दूंगी और तुझे अपने मुंह में निगल जाऊंगी। ये कहकर चुड़ैल बबलू को अपने मुंह में सीधा निगल जाती है। बहुत मजा आया, कितने दिनों बाद मैंने इंसान को खाया है। ये कहकर चुड़ैल हवा में गायब हो जाती है और हर रात को इसी प्रकार वो कई लोगों की बाइक से पेट्रोल चुराकर उन्हें धोखे से मार देती है। कई दिनों से गांव वाले गांव के कुछ लोगों को गायब देख परेशान होने लगते हैं। एक दिन रात के समय संजू अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप जाने वाला होता है। उससे पहले वो अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं घर के पास वाले पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाने जा रहा हूँ और थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। ये कहकर संजू पेट्रोल पंप के लिए निकल जाता है, जहाँ वो एक आदमी से पेट्रोल भरवाने लगता है। तभी वो आदमी संजू से कहता है, भाई साहब, आज पेट्रोल पंप पर कोई नहीं है, मुझे नीचे से कुछ बोतलें पेट्रोल की लेकर आनी थी। क्या आप मेरा ये काम कर दोगे? नीचे बेसमेंट से कुछ बोतलें रखी हैं पेट्रोल की, उन्हें लेकर आ जाइए। उस आदमी की बात सुनकर संजू बेसमेंट से पेट्रोल की बोतलें लाने के लिए चला जाता है, जिसके बाद वो आदमी चुड़ैल के रूप में आ जाती है। जिसके बाद चुड़ैल संजू की बाइक से पेट्रोल चुराने लगती है। ना तो यहाँ से पेट्रोल जाएगा और ना ही कोई इंसान बचकर मेरे हाथों से जाएगा। मैं सबको मार दूंगी और किसी को नहीं छोड़ूंगी। तभी संजू बेसमेंट में पेट्रोल की बोतलें उठाकर बाहर ले जाता है, जिसके बाद वो दूर से चुड़ैल को अपनी बाइक से पेट्रोल चोरी करते हुए देख लेता है। जिसके बाद वो बहुत डर जाता है और डर के मारे बोतलें वहीं छोड़कर गांव में भाग जाता है और गांव के लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बोलता है, गांव वालों, जल्दी से उठो, अरे देखो जरा, हमारे गांव में पेट्रोल पंप के ऊपर चुड़ैल है जो मेरी बाइक से पेट्रोल चोरी कर रही है। अरे गांव वालों, मेरी मदद करो, अरे वो मेरा पीछा कर रही है। तभी चुड़ैल उसका पीछा करते करते गांव में पहुंच जाती है। जिसके बाद चुड़ैल उससे कहती है, तुझे क्या लगा तू वहाँ से बचकर यहाँ पर पहुँच जाएगा तो मैं तेरा पीछा छोड़ दूंगी? मैं तुझे कच्चा ही अपने मुंह में निगल जाऊंगी। चुड़ैल, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू मुझे क्यों खाना चाहती है? मुझे छोड़ दे चुड़ैल, मुझे छोड़ दे। तभी वहाँ गांव के सभी लोग हाथों में मशाल लिए पहुँच जाते हैं। जिसके बाद चुड़ैल गांव के इतने सारे लोगों को देखकर घबराने लगती है। तुम लोगों ने ये अपने हाथों में मशाल क्यों ले रखी है? इसे फेंक दो। क्या चाहते हो तुम लोग? देख चुड़ैल, तू इस गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जा, नहीं तो हम तेरा बहुत बुरा हाल करेंगे। तू सोच भी नहीं सकती कि तेरे साथ क्या होगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे धमकी दोगे? रुको, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। चुड़ैल गांव के लोगों को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में गांव के सभी लोग चुड़ैल को अचानक से पकड़कर रस्सी से एक पेड़ के साथ बांध देते हैं। बता चुड़ैल, तू इस पेट्रोल पंप पर क्या कर रही है और हम गांव वालों को क्यों मार रही है? नहीं बताऊंगी, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं बताऊंगी। तुम्हें जो करना है तुम लोग कर लो, समझे? ये चुड़ैल ऐसे नहीं मानेगी। एक काम करो, अपने मशालों से इस चुड़ैल को आग लगा दो। उस औरत की बात सुनने के बाद चुड़ैल गांव वालों से कहती है, रुक जाओ,
तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हें सब सच बताती हूँ। मैं अपने पति के साथ अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रही थी। हमारी कार में पेट्रोल तो था, लेकिन इतना नहीं था कि हम आगे तक पहुंच सके। इसीलिए हम यहाँ पर पेट्रोल भरवाने के लिए आए, लेकिन यहाँ के कर्मचारी ने मुझे और मेरे पति को कहा, सर आप थोड़ी देर के लिए कहीं बैठ जाइए, हमारे पेट्रोल पंप में पेट्रोल जैसे ही आएगा वैसे ही आपकी गाड़ियों में पेट्रोल भर दूंगा। उसके इतना कहने के बाद हम दोनों कार से थोड़ी दूर पर जाकर बैठ गए। देखते देखते 2 घंटे बीत जाते हैं। ये देखकर सुमित ने मुझसे कहा, अरे मीनू, इस कर्मचारी ने पता नहीं हमारी कार में पेट्रोल भरा भी है या नहीं। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जाकर चेक करता हूँ इसने पेट्रोल भरा या नहीं। इतना कहकर सुमित अपनी कार की तरफ बढ़ गया। इतना कहकर सुमित अपनी कार की तरफ जाकर देखने लगता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी कार में से पेट्रोल निकाला जा रहा है। ये देखकर सुमित को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद कर्मचारी से उसकी हाथापाई हो जाती है। इस हाथापाई में कर्मचारी ने सुमित के पेट में चाकू घोंप दिया। वहीं दूसरी तरफ पीछे से ये सब मैंने देख लिया था, जिसके बाद मैं अपने पति को बचाने के लिए भागी, उसके पास आई, लेकिन उस कर्मचारी ने मुझे भी नहीं छोड़ा और मुझे भी मार दिया। जिसके बाद मैं एक चुड़ैल बन गई और उस पेट्रोल पंप से पेट्रोल चोरी करने लगी। देख चुड़ैल, तूने आज तक बहुत लोगों को मार लिया, लेकिन आज के बाद तू किसी को नहीं मार पाएगी। चलो गांव वालों, अब इस चुड़ैल को मुक्ति दिलाने के लिए इसे शेर के साथ ही जला देते हैं। गांव के सभी लोग संजू की बात सुनकर चुड़ैल को पेड़ के साथ ही जला देते हैं, जिसके बाद उस चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो वहाँ से मुक्ति प्राप्त कर लेती है। इतनी रात में एक बहुत ही भयानक गर्भवती जलपरी चुड़ैल पानी के अंदर से तेज रफ्तार के साथ तैरती हुई समुद्र के किनारे आकर रुकती है, जिसके बाद वो वहाँ से सीधे गांव की तरफ जाने लगती है। किसी को नहीं छोड़ूंगी, कोई नहीं बचेगा, सब के सब मरेंगे। जिसने भी मेरे साथ बुरा किया था, अब मैं सबसे चुन चुन कर बदला लूंगी। जलपरी चुड़ैल स्मेल सूंघती हुई सीधा मुखिया के घर जाकर रुकती है और जैसे ही वो मुखिया के कमरे की खिड़की से झांककर उसे देखती है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसकी आंखों से खून टपकने लगता है। यही है वो जिसने मेरा ये हाल किया था। आज इसकी वजह से मेरी ये हालत हुई है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर गर्भवती जलपरी चुड़ैल मुखिया के घर में घुस जाती है, जिसके बाद वो अपनी शक्तियों से मुखिया को हवा में उड़ा देती है और दीवारों पर तो कभी फर्श पर पटक पटक के मारने लगती है। चुड़ैल, मुझे छोड़ दो चुड़ैल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो बहुत ही गलत था। मैं अपनी गलती की माफी मांगता हूँ, मुझे छोड़ दो। तुझे छोड़ दूं? तू तो सबसे बड़ा राक्षस है, तुझे मैं कैसे छोड़ दूं? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे मार कर ही मेरा बदला पूरा होगा। ये कहकर जलपरी चुड़ैल उसे अपने साथ खींचती हुई समुद्र के किनारे ले आती है और मुखिया को समुद्र के अंदर फेंक देती है। अब बाकियों को भी इसी तरह मार दूंगी। तुम गांव के लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। इंसानों में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं होती। गर्भवती जलपरी चुड़ैल मुखिया को मारने के बाद समुद्र के अंदर ही तैरती हुई कहीं गायब हो जाती है, जिसके बाद अगले दिन मुखिया की पत्नी कौशल्या मुखिया को गांव में यहाँ वहाँ ढूंढती रहती है और जब उसको मुखिया का कोई पता नहीं चलता, तब एक गज्जू नाम का लड़का कौशल्या के पास भागता हुआ आता है और उससे कहता है, आंटी, जल्दी से मेरे साथ समंदर के किनारे चलो, मुझे आपको कुछ दिखाना है। उस लड़के की बात सुनकर कौशल्या समुद्र के किनारे उसके साथ चली जाती है, जिसके बाद गज्जू उसे समुद्र के किनारे मुखिया की लाश दिखाता है। मुखिया की लाश को समुद्र की खतरनाक मछलियों ने बहुत ही बुरी तरीके से नोच रखा था, जिसे देखकर कौशल्या फूट फूट कर रोने लगती है। हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरा सुहाग उजड़ गया। अब मैं क्या करूंगी? इस दुनिया में मेरे पति के अलावा कोई नहीं था।
भगवान, तूने मेरे साथ अनर्थ क्यों किया? कौशल्या का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है, जिसके बाद गांव वाले मिलकर कौशल्या को किसी तरह संभालते हैं और गांव के मुखिया की बॉडी को उठाकर शमशान घाट ले जाते हैं और उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। जिसके बाद गांव के सभी लोग वापस से अपने अपने कामों में जाकर लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे रात होती है, आधी रात के समय समुद्र से गर्भवती जलपरी चुड़ैल फिर से निकलकर गांव में पहुंच जाती है और उसके बाद वो गांव के कुछ लोगों की स्मेल सूंघकर उनके घर पहुंच जाती है और उन्हें मार कर खाने लगती है। इंसान कितने स्वादिष्ट होते हैं। इन्हें खाकर तो बहुत ही मजा आ जाता है। चुड़ैल गांव के कई लोगों को खा जाती है, जिसके बाद वो उन्हें अपने साथ समुद्र के किनारे ले जाती है और समुद्र के अंदर फेंक देती है। ऐसे ही अगले दिन फिर से गांव के लोगों को गांव के ही कुछ लोगों की लाश समुद्र के किनारे पड़ी हुई मिलती है। ए भगवान, ये सब क्या हो रहा है? आखिरकार ये रोज रोज समुद्र के किनारे लाश कहाँ से आ रही है? कौन है जो गांव के लोगों को मारता जा रहा है? कोई गांव के लोगों से अपनी दुश्मनी निकाल रहा है, वरना इतने सारे लोगों को कोई कैसे मार सकता है? नहीं नहीं, मुझे तो ये सब किसी खतरनाक चुड़ैल का काम लग रहा है। इतने लोगों का एक साथ मरना कोई मामूली बात नहीं है और कोई मामूली इंसान इतने लोगों को मार भी नहीं सकता। हमें इसका उपाय निकालना होगा। हाँ, सही बोल रही हो तुम। हमारे गांव की काली पहाड़ी के ऊपर एक तांत्रिक बाबा रहते हैं, वो हमारी सहायता जरूर करेंगे। बूढ़ी औरत की बात सुनकर रमेश तांत्रिक बाबा को लेने के लिए काली पहाड़ी पर पहुंच जाता है, जिसके बाद वो तांत्रिक बाबा को अपने साथ जंगल के रास्ते लेकर आ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ आधी रात के समय समुद्र से गर्भवती जलपरी चुड़ैल बहुत ही रफ्तार के साथ तैरती हुई समुद्र के किनारे पहुंच जाती है, जिसके बाद वो वहां से एक गाँव की तरफ बढ़ने लगती है। बहुत भूख लगी है। अब इन गांव वालों को खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगी। बहुत मजा आएगा। जैसे ही चुड़ैल गांव के अंदर पहुंचती है, गांव के सभी लोग अपने हाथों में मशाल लिए एक साथ इकट्ठे होते हैं और गर्भवती जलपरी चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाते हैं। हे भगवान, ये चुड़ैल दोबारा से आ गई। अब हम लोग क्या करें? तांत्रिक बाबा भी अभी तक नहीं आए। तुम सब तो एक साथ इकट्ठे हो। अब मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी और मैं तुम सभी को एक साथ खा जाऊंगी। और जो बचा खुचा रहेगा ना, वो अपने समुद्र की मछलियों को खिला दूंगी। चुड़ैल, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम तुझसे मुकाबला करेंगे, जरूर करेंगे। गांव वालों की बात सुनकर गर्भवती जलपरी चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो गुस्से से गांव वालों के ऊपर हमला कर देती है। गांव वाले मशाल से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी चुड़ैल कई लोगों को घायल कर चुकी थी। तभी वहां तांत्रिक बाबा पहुंच जाते हैं और चुड़ैल को अपने वश में करने के लिए अपने मन ही मन एक मंत्र का जाप करते हैं, जिसके बाद चुड़ैल मंत्रों को सुनकर कमजोर पड़ जाती है। चुप हो जा तांत्रिक बाबा, तू ये सब क्या कर रहा है? तू एक जलपरी होकर इन गांव वालों को क्यों परेशान कर रही है? आखिर इन्होंने क्या बिगाड़ा है तेरा? इन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरा सपना तोड़ दिया। मेरे कुछ अरमान थे जो इन लोगों की वजह से खत्म हो गए। आज इन लोगों की वजह से मैं अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकी। कुछ महीने पहले की बात है, मैं समुद्र में रहा करती थी। मैं गर्भवती थी। कई साल बाद मुझे बच्चा होने वाला था। मैं बहुत खुश थी। मैं इस समुद्र की रानी थी। एक दिन की बात है, जब इस गांव का मुखिया पानी के जहाज पर समुद्र की सैर कर रहा था। मैं अपने पति जलपरे के साथ समुद्र की सैर कर रही थी। तभी गांव के मुखिया की नजर हम दोनों के ऊपर पड़ गई।
और उसने हम दोनों को मछुआरों के जाल के जरिए पकड़ लिया, जिसके बाद हम दोनों को म्यूजियम में ले जाना चाहता था। वो मेरे पेट में बच्चा था। हम दोनों ने अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने हमें पकड़ लिया। पानी से बाहर निकलने के बाद कुछ ही समय में हम दोनों की जान चली गई, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और मैं चुड़ैल बन गई। और उसके बाद मैंने गांव के मुखिया को मारकर अपना बदला पूरा किया। लेकिन इंसानों में इंसानियत नहीं होती, इसीलिए मैं गांव वालों को मारती जा रही हूँ। तू अपना बदला पूरा कर चुकी है, अब तुझे यहाँ से जाना होगा। तू बेवजह इन गांव वालों को मार नहीं सकती। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इन गांव वालों को मार दूंगी। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो तू लौट जा, नहीं तो मैं तुझे भी मारकर खा जाऊंगी। चुड़ैल, मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरा बहुत बुरा हाल करूँगा। तांत्रिक बाबा के कई बार समझाने के बाद भी चुड़ैल बाबा की बात नहीं मानती, जिसके बाद तांत्रिक बाबा मसालों के द्वारा एक अग्नि जलाते हैं और उसके बाद वो अग्नि के चारों तरफ घूमते हैं और घूमते घूमते अपने मन ही मन एक मंत्र का जाप करते हैं, जिसके बाद वो उस मंत्र के द्वारा गर्भवती जलपरी चुड़ैल को आहुति दे देते हैं और उसके बाद गर्भवती जलपरी चुड़ैल अग्नि के अंदर प्रवेश कर लेती है और उसकी आत्मा जलकर मुक्त हो जाती है और फिर गांव वालों के ऊपर से चुड़ैल का साया हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ये स्विमिंग पूल सिर्फ और सिर्फ मेरा है, मेरा है ये स्विमिंग पूल। अगर इसमें कोई भी आएगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दिल्ली के नोएडा शहर में रेड हाउस के पास एक स्विमिंग पूल था। लोग उस स्विमिंग पूल में स्विमिंग किया करते थे। दिन के समय तो स्विमिंग पूल में कोई भी दिक्कत नहीं होती, लेकिन शाम के 4 बजते ही अगर कोई उस स्विमिंग पूल के पास जाता तो वहां पर चुड़ैल आकर उसको मारना शुरू कर देती थी। ऐसे ही एक दिन चंदू, मीना, शांति और श्याम, ये चारों लोग उस रेड हाउस में रात बिताने के लिए आते हैं। यार देखो, ये रेड हाउस कितना सुंदर है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ बस जाऊं। इसकी जो मालकिन होगी ना तो उससे शादी कर लियो, फिर तो ये रेड हाउस तेरा ही हो जाएगा। ओहो, तुम लोग अपनी बकवास बंद करो और रात ज्यादा हो रही है, चलो चलकर सो जाते हैं। सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं। चंदू के साथ शांति और श्याम के साथ मीना सो रही थी कि तभी मीना को किसी के रोने की आवाज आती है। आवाज को सुनकर मीना की आंखें खुल जाती हैं और आवाज सुनकर थोड़ी हैरान हो जाती है और खुद से बोलती है, अरे ये किसकी रोने की आवाज है? आखिर इतनी रात को कौन रो रहा है और ये आवाज कहाँ से आ रही है? क्यों ना मैं इस आवाज को फॉलो करूं। मीना उस आवाज को फॉलो करने लगती है। आवाज का पीछा करते करते मीना स्विमिंग पूल के पास पहुंच जाती है। उसमें से एक बहुत ही भयानक चुड़ैल निकलकर बाहर आती है और उसके बाल खुले हुए, लाल आंखें और उसके चेहरे पर खरोच के निशान थे। ये देखकर मीना बहुत ही डर जाती है। अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन चुड़ैल उसको अपने लंबे हाथ करके पकड़ लेती है और हंसते हुए बोलती है, ये स्विमिंग पूल मेरा है ये स्विमिंग पूल सिर्फ और सिर्फ मेरा है। मैं अगर यहाँ पर कोई आएगा तो अपनी जान से जाएगा। यहाँ पर लोग तो अपनी मर्जी से जाते हैं, लेकिन जिंदा लौट कर नहीं जाते। पर तुम मुझे क्यों मार रही हो? हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम इस तरह से हम लोगों को डरा कर मार रही हो? तुम मरने वाली हो, इसलिए तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरा करना मेरा फर्ज है। तुम मेरा सच जानना चाहती हो ना? मैं तुम्हें अपना सारा सच बताऊंगी। अंजू अपने पिता के साथ रेड हाउस में काफी ऐशो आराम की जिंदगी अपनी बिता रही थी। रेड हाउस के सामने स्विमिंग पूल था। स्विमिंग पूल की मालकिन अंजू ही थी। कुछ लोग स्विमिंग पूल के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे। उसके स्विमिंग पूल को तोड़वा कर वहां पर कुछ लोग मॉल तो कुछ लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनवाना चाहते थे। अंजू के पास आए दिन बड़े बड़े लोग अच्छे खासे ऑफर लेकर आते, लेकिन अंजू
सभी को रिजेक्ट कर देती। यही देख वहां का एक लॉयर अंजू के पास आता है और उससे बोलता है, मिस अंजू, आपको हम इस स्विमिंग पूल के बदले में मुंह मांगी कीमत देंगे। बस आप इस स्विमिंग पूल को बेचने के लिए हाँ कर दीजिए। जी नहीं, मैं इस स्विमिंग पूल को कभी नहीं बेचूंगी, क्योंकि इस स्विमिंग पूल में मैंने अपना बचपन बिताया है और मैं इसको हरगिज नहीं बेच सकती। तुम यहाँ से उठकर खुद जाओगे या मैं तुम्हें यहाँ से पिटवा कर बाहर भेजूं। तुम मुझे नहीं जानते कि मेरी पहुँच कहाँ तक है। अंजू की ये बात सुनकर लॉयर को इंसल्टिंग फील होता है और वो बाहर की तरफ जाते हुए खुद से बोलता है, बेटा अंजू, आज तूने मेरी इतनी इंसल्ट करी है, अब देख तेरे साथ क्या होता है। रात के 12 बज रहे थे। अंधेरा काफी घना था। उस बीच लॉयर कुछ गुंडों के साथ आकर अंजू के पिता के पेट में खंजर घोंप देता है, जिसकी वजह से अंजू के पिता की मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब लॉयर और कुछ गुंडे अंजू को बेहोश करके स्विमिंग पूल में ले जाते हैं और उसके साथ दुर्व्यवहार करके उसी स्विमिंग पूल में उसकी लाश को फेंक देते हैं। उन लोगों ने मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव करके मुझे जान से मार दिया था। तब से मेरी आत्मा इस स्विमिंग पूल में भटक रही है और अगर कोई स्विमिंग पूल में आता है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ती। इतना कहकर चुड़ैल मीना को मार देती है और स्विमिंग पूल में फेंक देती है। थोड़ी देर बाद जब श्याम की आंखें खुलती हैं, तब वो मीना को अपने पास नहीं पाता और मीना को ढूंढते ढूंढते स्विमिंग पूल तक पहुंच जाता है। चुड़ैल एक बार फिर वहां पर आती है और उसको भी एक भयानक मौत दे देती है। अगली सुबह चंदू और शांति श्याम और मीना को ढूंढते हुए उस स्विमिंग पूल तक पहुंच जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि मीना और श्याम की लाश उस स्विमिंग पूल पर तैर रही होती है। ये देख शांति बहुत डर जाती है और डरते हुए चंदू से बोलती है, देखो यहाँ पर तो मीना और श्याम की लाश है। इनको भला इतनी भयानक तरीके से किसने मारा होगा? यार शांति, ये बात तो मुझे भी नहीं पता कि इन दोनों को इतनी भयानक मौत किसने दी है, पर जो भी है हमें इसका पता लगाना ही होगा। मैं विक्रम को फोन करता हूँ। चंदू विक्रम को फोन करता है और उसकी सारी बात बता देता है, जिसके बाद विक्रम वहां पर आ जाता है और ये सब देख उससे पूछता है, क्या हुआ, रात को इस रेड हाउस में रुके थे? हाँ, हम सभी रात को इस रेड हाउस में रुके थे। यार चंदू, तुम लोगों को इस रेड हाउस के बारे में कुछ नहीं पता क्या? तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर 4 बजे के बाद कोई नहीं आता, और अगर कोई गलती से आ भी जाता है तो वो वापस जिंदा लौट कर नहीं जाता। तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम यहाँ पर आए तो अपनी मर्जी से हो, लेकिन अब तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देगी वो। पर वो है कौन और वो ऐसा क्यों कर रही है? ये बात तो कोई भी नहीं जानता। वो सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और बात करते करते वो लोग ये भूल जाते हैं कि शाम के 5 बज गए हैं। जब उन्हें टाइम का पता चलता है तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। चुड़ैल वहां पर हंसते हुए आती है। अब कोई भी नहीं बचेगा। चुड़ैल को देखकर विक्रम, शांति और चंदू तीनों लोग बहुत डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। चुड़ैल अपनी भूतिया शक्ति से वहां पर तेज तेज हवाएं चलाने लगती है और विक्रम को हवा में उड़ा देती है। तभी वहां पर मीना और श्याम की आत्मा भी आ जाती है। मीना और श्याम की आत्मा अंजू की आत्मा से बोलती है, मैं मानती हूँ अंजू, तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा, बहुत ही गलत हुआ, लेकिन तुम इस तरह लोगों को नहीं मार सकती। मीना और श्याम की आत्मा को देखकर चंदू और शांति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उनसे पूछते हैं, आखिर ये आत्मा कौन है? क्या तुम इसको जानते हो? मीना, विक्रम, चंदू और शांति तीनों को अंजू की सच्चाई बता देती है और ये सुनकर चंदू बोलता है, तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, लेकिन तुम मासूम लोगों को मत मारो। यूं इस तरह मौत का आतंक या मौत का खेल बंद कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। हाँ अंजू बहन, मैं एक हेड पुलिस ऑफिसर हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दिलवाऊंगा। तुम्हारी मौत का बदला मैं लूंगा। जिसने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करके तुम्हें मार दिया उसको मैं सजा दिलवा दूंगा। उन सभी की बात सुनकर अंजू की आत्मा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उनसे बोलती है,
मैं तुम सभी से वादा करती हूँ कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन पहले तुम मुझे इंसाफ दिलवाओगे, मेरी आत्मा को शांति दिलवाओगे, तभी मैं यहाँ से मुक्त होंगी। ठीक है, पर उसके लिए तुम्हें हमें छोड़ना होगा। चुड़ैल उनकी बातों से सहमत होकर उनको छोड़ देती है और अगली सुबह विक्रम अंजू का केस रीओपन करवाता है और अंजू का केस लड़ता है। कुछ समय बाद विक्रम उसका केस जीत जाता है और स्विमिंग पूल में जाकर उसकी आत्मा की शांति के लिए हवन करवाता है। अंजू की आत्मा के साथ साथ अब उस स्विमिंग पूल और रेड हाउस में किसी को कभी भी कोई चुड़ैल या आत्मा दिखाई नहीं देती। लोग वहां पर आराम से आते और स्विमिंग पूल में स्विमिंग करके चले जाते हैं। एक बार की बात है, सुमन अपने भाई बबलू के साथ स्कूल से वापस घर आ रही थी। रास्ते में उन्हें एक आम का बगीचा दिखाई दिया जो बहुत ही सुंदर होता है। उस बगीचे का मालिक पेड़ से आम तोड़ रहा होता है। तभी बबलू अपनी बहन सुमन से कहता है, दीदी मुझे आम खाने का बहुत मन कर रहा है, क्या आप मुझे उन अंकल की तरह एक आम तोड़कर दे दोगी? बबलू ये बगीचे का मालिक है, अगर हम अंदर गए तो ये हमें मारेगा और आम भी नहीं देगा, और फिर हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम इसे पैसा देकर आम खरीद लें। मैं नहीं जानता दीदी, मुझे आम खाना है तो खाना है। बबलू आम खाने के लिए जिद करने लगता है। बेचारी सुमन को ना चाहते हुए भी बगीचे के अंदर जाना पड़ता है। जैसे ही वह एक आम तोड़ने वाली होती है, तभी वहाँ बगीचे का मालिक राजेश पहुँच जाता है और उससे कहता है, ओए लड़की, तू मेरे बगीचे में क्या कर रही है? क्या तुझे बाहर लगा बोर्ड नहीं दिखाई दिया कि अंदर आना मना है? सुमन बहुत डर जाती है और डरते हुए राजेश से कहती है, अंकल मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आप इतना गुस्सा हो जाओगे। मैं तो सिर्फ अपने भाई बबलू के लिए एक छोटा सा आम तोड़ रही थी। क्या आप मुझे एक आम दे सकते हो? पागल हो गई है तू? फ्री फोकट में तुझे आम दे दूं? इतना बड़ा पागल हूँ क्या मैं? ला पैसे निकाल, तभी तुझे आम दूंगा। अंकल जी, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बहुत ही गरीब हूँ। पैसे होते तो मैं आपसे आम नहीं मांगती। क्या कहा, पैसे नहीं है? अरे पैसे नहीं है तो मुंह उठाकर यहाँ क्यों आई है? जा अब यहाँ से निकल। अंकल प्लीज एक आम दे दो, मेरा भाई भूखा भी है, उसका पेट भर जाएगा। अंकल प्लीज एक आम दे दो। राजेश उसकी एक नहीं सुनता और उसे वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद सुमन वापस अपने भाई बबलू के साथ अपने घर पहुँच जाती है। तभी बबलू कहता है, दीदी मुझे आम खाना है, आपने मुझे आम क्यों नहीं ला कर दिया? भाई तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए आम जरूर लूंगी, लेकिन तुम जानते हो ना मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। दीदी हम गरीब क्यों हैं? काश हम अमीर होते तो हम जो चाहे वो खा लेते। 2 दिन से खाना नहीं खाया है सही से, बहुत भूख लग रही है दीदी। बबलू तू एक गिलास पानी और सूखी रोटी खाकर सो जा, कल मैं तुझे आम जरूर खिलाऊंगी। नहीं दीदी, मुझे ये सूखी रोटी नहीं खानी, मुझे आम खाना है, मुझे आम ला कर दो। मुझे नहीं पता, मुझे आम खाना है। बबलू की जिद देखकर सुमन परेशान हो जाती है और किसी तरह बबलू को संभालती है और उसे एक गिलास पानी के साथ सूखी रोटी खिलाकर सुला देती है। अगले दिन सुबह बबलू सुमन से कहता है, दीदी आपने कहा था कि मुझे कल आम खिलाओगी, जाओ अब मेरे लिए आम लेकर आओ। बबलू की बात सुनकर सुमन परेशान हो जाती है। वो ये जानती थी कि बगीचे का मालिक उसे आम देना तो बहुत दूर, तोड़ने भी नहीं देगा। ना चाहते हुए भी वह अपने भाई की जिद पर आम तोड़ने जाती है, जिसके बाद बगीचे का मालिक उसे वहाँ से भगा देता है और वह वापस घर आ जाती है। दीदी आप मेरे लिए आम लाई हो ना आज? नहीं बबलू, मैं आम नहीं लाई, लेकिन मैं आज रात को आम जरूर लेकर आऊंगी। रात होते ही जब गांव के सभी लोग सो जाते हैं, सुमन चुपके से उसी बगीचे में जाती है और आम तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन आम पेड़ पर इतनी ऊपर लगे होते हैं कि उसका हाथ ही नहीं जाता। इसलिए वह पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करती है। चढ़ते चढ़ते वह आम तक पहुंच जाती है। जैसे ही वह आम तोड़ती है, उसकी टहनी अचानक से टूट जाती है और वह नीचे गिर जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद वह एक चुड़ैल बन जाती है और आम के पेड़ पर ही रहने लगती है। ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं तो एक आम तोड़ने आई थी सिर्फ अपने भाई के लिए, लेकिन एक आम तोड़ने की वजह से मैं अपनी जिंदगी खो बैठी। इसका मुझे अंदाजा भी नहीं था, लेकिन मेरा भाई घर पर भूखा ही सो रहा है। मैं उसके लिए आम ले जाती हूँ। चुड़ैल कुछ आम लेकर अपने भाई बबलू के पास जाती है तो वह देखती है कि खाना ना खाने की वजह से उसका भाई भगवान को प्यारा हो जाता है। जिसके बाद चुड़ैल
फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया। मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा, सिर्फ एक आम की वजह से। लोगों के अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है। अगर वह आदमी मुझे एक आम दे देता तो शायद आज मेरे भाई की ये हालत ना होती। ये सोच वह रोने लगती है और उसके बाद चुड़ैल वापस से आम के पेड़ पर चली जाती है। अगले दिन सुबह जब बगीचे का मालिक उस पेड़ से आम तोड़ने आता है तो चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने नुकीले नाखून से उसका गला काट देती है। आम खाना था ना तुझे, ये ले अब ऊपर जाकर आम खाना। ये कहकर चुड़ैल बगीचे के मालिक को जान से मार देती है, जिसके बाद रात के समय कोई भी आम तोड़ने की कोशिश करता तो चुड़ैल उन्हें मार दिया करती थी। एक दिन एक राधिका नाम की औरत उस आम के पेड़ को देखकर कहती है, कितना सुंदर आम का पेड़ है और कितने रसीले आम इस पर लगे हैं, क्यों ना मैं इसमें से कुछ आम तोड़ कर ले जाऊं। ये सोचकर वह आम तोड़ने जाती है, लेकिन वह आम तोड़ती इससे पहले चुड़ैल पीछे से आकर उसका गला दबा देती है और उसे मारकर आम के पेड़ पर लटका देते हैं। अगले दिन उस आम के पेड़ के पास गांव के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उनमें से एक औरत कहती है, ये किसी इंसान ने नहीं किया है, ये तो किसी चुड़ैल का काम है। इस औरत की गर्दन पर नाखून के निशान देखो। तुम सही कह रहे हो, हमें इस पेड़ से दूर रहना चाहिए, नहीं तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। उस दिन के बाद से गांव के सभी लोग उस बगीचे के पास से गुजरना बंद कर देते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे कई दिन निकल जाते हैं और एक दिन उस बगीचे के मालिक की बेटी कंचन अपने छोटे भाई रामू के साथ आम के पेड़ के पास आती है। तभी रामू कहता है, दीदी दीदी, मुझे इस आम के पेड़ का एक आम खाना है, प्लीज मुझे तोड़ कर दे दो ना। अरे मेरे प्यारे भाई को आम खाना है, रुको मैं तुम्हें अभी आम तोड़ कर खिलाती हूँ। चुड़ैल आम के पेड़ पर बैठी हुई ये सब देख रही होती है। कंचन अपनी पूरी कोशिश करती है लेकिन उससे एक भी आम नहीं टूटता। ये सब देख चुड़ैल को अपने भाई की याद आ जाती है। कितना प्यारा था मेरा भाई और मैं हमेशा उसकी हर इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश किया करती थी, जैसे ये नादान बच्ची कर रही है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। चुड़ैल आम के पेड़ से कुछ आम नीचे गिरा देती है, जिन्हें कंचन उठाकर अपने भाई को खिला देती है। कंचन को चुड़ैल दिखाई नहीं देती, इसलिए उसे समझ नहीं आता कि ये आम नीचे कैसे गिरे। कुछ देर में वह दोनों आम खाकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी चुड़ैल अपने आप से कहती है, आज मेरे दिल को सुकून मिला है। जो काम मैं अपने भाई के लिए करना चाहती थी वो आज मैंने इस लड़की के भाई के लिए कर दिखाया। अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। चुड़ैल वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। लेकिन भोला अनामिका के साथ रात बिता रहा था। जाने मन, तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत है, मन तो कर रहा है इन आंखों में खो जाऊं। तो देरी किस बात की है, मेरे करीब आओ और अपनी आगोश में मुझे भर लो। अनामिका के मुंह से ये शब्द सुनते ही भोला उसके पास आने लगता है। तो तभी अनामिका एक भयंकर चुड़ैल में तब्दील हो जाती है, जिसके काले और लंबे खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके चेहरे पर भयानक चोट के निशान थे। ये देखकर भोला बहुत ही डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करता है कि तभी वो भयानक चुड़ैल पीछे से हवा में उड़ते हुए भोला के गर्दन पर काट लेती है और उसका खून पी जाती है, जिसके बाद वो हंसते हुए बोलती है, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, अपनी मौत का बदला लूंगी। इतना कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। ये कहानी है छाया और विकी की, जिनकी अभी हाल ही में शादी हुई थी और वो अपना हनीमून मनाने के लिए मनाली जाते हैं। वो लोग एक दूसरे के साथ मनाली में बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। कभी छाया विकी के ऊपर बर्फ का गोला बनाकर फेंक रही थी तो कभी विकी छाया के ऊपर बर्फ फेंक रहा था। एंजॉय करते करते दोनों बहुत ही थक जाते हैं और विकी, मैं बहुत थक गई हूँ, चलो अब अपने होटल पर चलते हैं। वो दोनों लिफ्ट से अपने कमरे में जा रहे थे कि तभी उस लिफ्ट में उन्हें एक सुंदर सी लड़की दिखाई देती है। विकी उसकी आंखों में देख मदहोश हो जाता है और जब विकी और छाया अपने कमरे में जाते हैं तब विकी छाया से बोलता है, छाया, वैसे जो लड़की लिफ्ट में थी वो काफी सुंदर थी ना? विकी, अब तुम उस लड़की के बारे में ज्यादा मत सोचो। अगर तुमने उसकी इमेज अपनी नजरों में बना ली है तो जल्दी से उसे डिलीट कर दो, अदरवाइज ना मैं मार मार के तुम्हारा थोपड़ा चेंज कर दूंगी, समझे तुम? बेबी, आई एम जस्ट किडिंग यार। इतना कहकर वो दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। तभी विकी की आंखें अचानक खुल जाती हैं
विकी को एक अजीब सी आवाज आ रही थी, मानो जैसे उसे कोई धीमी आवाज में बुला रहा हो। विकी, विकी, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। मैं तुम्हारे प्यार की प्यासी हूँ। क्या तुम मेरे पास आकर मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगे विकी? विकी उस आवाज का पीछा करते हुए अपने कमरे से बाहर जाकर स्विमिंग पूल के पास खड़ा हो जाता है। स्विमिंग पूल के पास वही लड़की खड़ी होती है जो उसे लिफ्ट में मिली थी। विकी उसकी आंखों में देखता है और विकी के ऊपर एक सम्मोहन सा छा जाता है। विकी उस लड़की के पीछे पीछे जाने लगता है। वो लड़की विकी को स्विमिंग पूल के पास वाले जंगल में ले जाती है और विकी को एक भयानक मौत दे देती है। अगली सुबह जब छाया अपने पति को ढूंढती है तब उसे उसका पति कहीं भी नहीं दिखता। वो ढूंढते हुए उस जंगल तक जाती है और ये देखकर वो हैरान रह जाती है कि उसका पति विकी अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो रोते हुए पागल सी हो जाती है। पुलिस विकी की लाश और छाया दोनों को ही उनके गांव पहुंचा देती है। गांव वाले ये सब देखकर बहुत ही उदास हो जाते हैं। छाया की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, इसलिए गांव वालों ने छाया को पागल खाने भिजवा दिया। ऐसे ही अब दिन गुजरने लगे और एक रात कैलाश नाम का लड़का ढोलकपुर गांव में काम से घर की तरफ जा रहा था। आज फिर पीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। कैलाश गाना गाते हुए जा ही रहा होता है कि तभी उसके सामने वो सुंदर सी लड़की एक बार फिर दिखाई देती है और इस बार कैलाश भी उसकी आंखों में देखकर सम्मोहित हो जाता है। कैलाश, मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या तुम मेरी जरूरत को पूरा नहीं करोगे? इतना कहकर चुड़ैल उसको अपने वश में करके जंगल की तरफ ले जाती है और उसको भी एक भयानक मौत दे देती है। आए दिन वो मर्दों को अपनी सुंदरता के जाल में फंसाती और जंगल में ले जाकर मार देती। गांव में लोगों की लाशें दिखने लगीं। तभी सरपंच ने सभी गांव वालों को बुलाकर पंचायत बैठा दी। मुखिया जी, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर मर्दों को इतनी भयानक मौत कौन दे रहा है। अगर आप कहें तो हम पहाड़ी वाले अघोरी के पास जाकर इस मौत का सच सच पता कर सकते हैं। मुखिया उसकी बात से सहमत हो जाता है और शाम के वक्त गांव के लोग और मुखिया सभी पहाड़ी पर अघोरी बाबा के पास जाते हैं और उनके वो सारी बातें बता देते हैं। बेटा, ये कोई मामूली इंसान या जानवर नहीं है, बल्कि तुम्हारे गांव पर किसी भयानक चुड़ैल का साया है। वो चुड़ैल किसी को भी नहीं छोड़ेगी और वो ऐसा क्यों कर रही है ये हमें पता लगाना होगा और ये पता लगाने के लिए चुड़ैल को यहाँ पर बुलाना होगा। इतना कहकर अघोरी बाबा चुड़ैल को बुलाने के लिए मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर देता। ओम भट स्वाहा, ओम क्रीम क्रीम चामुंडाय स्वाहा। उसके मंत्र पढ़ते ही चुड़ैल अघोरी के सामने प्रकट हो जाती है। जैसे ही वो चुड़ैल वहां आती है कि तभी वहां पर आंधी और तूफान आने शुरू हो जाते हैं। चुड़ैल गुस्से में बोलती है, क्यों बुलाया है तूने मुझे? मैं पूछती हूँ, आखिर तूने मुझे क्यों बुलाया है? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? तू इन मासूम लोगों को क्यों मार रही है? इन मर्दों ने आखिर तेरा क्या बिगाड़ा है? क्यों तू इन सभी के पीछे हाथ धोकर पड़ी है? अघोरी, ये सभी लोग मरेंगे तो इनका पक्ष ले रहा है ना, इसीलिए अब तो भी मरेगा। चुड़ैल की इस धमकी भरी बातों से अघोरी को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद अघोरी उस चुड़ैल के ऊपर भैरव बाबा का भभूत फेंक देता है और चुड़ैल तिल मिला जाती है। बताती हूँ, कुछ साल पहले मैं भी इसी गांव में रहा करती थी। इन गांव वालों ने मुझे जिंदा जला दिया। चुड़ैल ये बोल ही रही थी कि तभी मुखिया बीच में बोल पड़ता है। अच्छा, तो तू है? तू ये सब तो बता रही है कि हमने तुझे जलाकर मार दिया। तू ये क्यों नहीं बता रही कि तू यहाँ पर लड़कों की बलि देकर उन्हें मारती थी? तू काला जादू करके उन्हें अपने वश में करके अपनी प्यास बुझाती थी और उन्हें मार देती थी। तब तुझे हम लोगों ने कैद किया था और जलाकर मार दिया था। इतना कहकर अघोरी उसके ऊपर एक बार फिर अपने तंत्र विद्या से हमला करता है।
लेकिन चुड़ैल के ऊपर कोई भी असर नहीं होता और चुड़ैल अपने मुंह से आग निकालते हुए उसके हवन कुंड को जलाकर राख कर देती है। चुड़ैल अघोरी को अपनी भूतिया शक्ति से हवा में उल्टा लटका देती है। ये सब देख गांव के सभी लोग बहुत ही डर जाते हैं और सभी लोग भैरव बाबा के पास रखे हुए गंगा जल को अपने हाथ में उठाकर चुड़ैल के चेहरे पर फेंकने लगते हैं, जिससे कि चुड़ैल की भूतिया शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। जैसे ही चुड़ैल की शक्तियां कम पड़ती हैं कि तभी अघोरी नीचे आकर गिर जाता है। चुड़ैल की शक्तियां कम देख अघोरी उस पर अपना आखिरी प्रहार करता है। भैरव बाबा का त्रिशूल अघोरी चुड़ैल की नाभि में मार देता है, जिसके बाद चुड़ैल वहीं पर भस्म हो जाती है और इस तरह वो गांव और गांव के सभी मर्द उस चुड़ैल से आजाद हो गए थे। उस गांव में अब मर्दों के गायब होने की घटना या किसी के मौत की घटना सामने नहीं आई और अब सभी गांव वाले खुशी से एक साथ रहने लगे। तिरंगे वाली चुड़ैल। रात का समय था। पाकिस्तानी सेना ने हिंदुस्तानी सेना पर आधी रात को अचानक हमला कर दिया। हिंदुस्तानी सेना के ऊपर अचानक हमला होने की वजह से हिंदुस्तानी सेना में एक भी सिपाही जिंदा नहीं बचा था, सिवाय विक्रम के। वो घायल अवस्था में बस आतंकवादियों को देखे जा रहा था और उनसे बोलता है, हे भगवान, इन पाकिस्तानियों ने तो अचानक हमला कर दिया है, अब मैं क्या करूं? और तो और मेरा कोई सैनिक भी मेरे साथ नहीं है, मैं किसको मदद के लिए बुलाऊं? विक्रम की आंखें बंद होने ही वाली थी, तभी अचानक जोरों से हवा चलने लगती है और विक्रम के सामने एक फौजी के लिबास में भयानक चुड़ैल आती है और पाकिस्तानी आतंकियों को अच्छा सबक सिखा देती है। वो अपनी भूतिया शक्ति से सभी आतंकवादियों को हवा में उड़ा देती है और एक एक करके सभी को खा जाती है और खुद से बोलती है, आज तो कोई भी नहीं बचेगा। इन पाकिस्तानियों ने सच्चे दिल वाली को ललकारा है। आज के बाद अगर यहाँ पर कोई भी हमला करेगा तो मैं उसको अच्छा सबक सिखा दूंगी। इतना कहकर वो चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ विक्रम कुछ बोल पाता कि इतने में उसने अपना दम तोड़ दिया और ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। रात का समय था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं और जंगल के पास दो शराबी लड़के होते हैं। अरे भैया, आज तो लगता है हम लोगों को नशा ज्यादा कर गया है। अरे कहाँ भैया, अभी हमको तो गाना गाने का मन कर रहा है। 4 बोतल वोडका और काम मेरा रोज का। अरे भैया, लग रहा है कि हमको सच में ज्यादा चढ़ गई है। देखो तो, एक कितनी सुंदर लड़की दिखाई दे रही है। क्या ये लड़की सिर्फ मुझे ही दिख रही है या तुम्हें भी दिख रही है? और हाँ भैया, हमें भी दिखाई दे रही है। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो लड़की उनके पास से गुजरती है और वो लड़के सुंदर सी लड़की को छेड़ने लगते हैं। तुझे याद कर लिया है आयत की तरह। लड़के को ये गाना गाता हुआ देख माही को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलती है, तुम लोगों के घर में तुम्हारी माँ बहन नहीं है जो तुम लड़कियों को देखकर उन्हें छेड़ रहे हो? अंगने से उसके आए बहार, जान से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। वो दोनों लड़के उसको छेड़ ही रहे होते हैं कि तभी उस लड़की की आंखें खून के जैसे लाल हो जाती हैं और वो उसको अपने भयानक आंखों से घूरने लगती है। अचानक ही उस जंगल में आंधी आ जाती है। आंधी देख पहला लड़का बोलता है, अरे ये तो कोई जादूगरनी लगती है। इसने तो अपनी आंखों से जादू किया और यहाँ पर आंधी तूफान आ गया। उसकी ये बात सुनकर माही एक चुड़ैल के रूप में तब्दील हो जाती है और उनसे बोलती है, अभी तो सिर्फ यहीं पर आंधी तूफान आया है, लेकिन थोड़ी देर बाद तेरी जिंदगी में भी आंधी तूफान आने वाला है। तूने एक लड़की को छेड़ने की हिम्मत कैसे करी? मैं तुम जैसे ठरकियों को नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम सभी को मार कर खा जाऊंगी।
इतना कहकर एक बार फिर वो चुड़ैल अपनी आंखों से भूतिया जादू करती है और उनको हवा में उड़ा देती है, जिसके बाद वे उन दोनों ठरकियों को बहुत ही भयानक मौत दे देती है। उनकी गर्दन काट कर एक साइड में फेंक देती है और उनका शरीर दूसरी साइड में फेंक देती है और हंसते हुए वहां से गायब हो जाती है। अगली सुबह गांव के कुछ लोग जंगल में आते हैं तो वो देखते हैं कि उन दो शराबियों की बहुत ही भयानक मौत हो रखी है। ये देखकर एक गांव का आदमी बोलता है, अरे भैया देखो, जरा इन लोगों को तो देखो, किसी ने कितनी भयानक मौत दी है। ये काम तो किसी जानवर का नहीं लगता, क्योंकि अगर कोई जानवर किसी को मारकर खाता तो उसके शरीर पर खरोंच के निशान होते, लेकिन इनकी तो गर्दन ही अलग है। वो सभी आपस में बात करके अपने अपने घर चले जाते हैं और एक बार फिर रात के समय वो चुड़ैल उजागर होती है और उस गांव में घूमने लगती है। घूमते हुए वह खुद से बोलती है, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। इस गांव में जितने भी डर के लोग हैं, मैं उन सभी को मार दूंगी। मैं अपनी मौत का बदला लूंगी। तभी चुड़ैल पूरे गांव में घूमने लगती है कि तभी वहां पर उसको एक आदमी दिखाई देता है जो कि अपने घर जा रहा था। चुड़ैल एक बार फिर एक सुंदर सी लड़की का रूप लेती है और उसके पास जाकर बोलती है, अरे भैया, यहाँ पर कोई होटल मिलेगा रहने के लिए? अरे तुम जैसी सुंदर लड़की को होटल में रहने की क्या जरूरत है? तुम तो मेरे घर में ही रह सकती हो। अच्छा, क्या मैं इतनी सुंदर हूँ कि तुम मुझे अपने घर में रख सकते हो? हाँ हाँ, तुम तो बिल्कुल ऐसी लग रही हो जैसे कि कोहिनूर का हीरा। तुम्हें देखकर तो गाना गाने का मन कर रहा है। इतना कहकर वो आदमी उस चुड़ैल का हाथ पकड़ के आगे की तरफ लेकर जाने लगता है कि तभी वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और थोड़ी देर बाद वो आदमी जैसे ही पलटकर पीछे देखता है तो उसके सामने एक सुंदर लड़की नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी और वो चुड़ैल को देखकर डर जाता है और उसका हाथ छोड़कर भागने की कोशिश करता है। चुड़ैल उसको हवा में उल्टा लटका देती है और उससे बोलती है, तुझे तो मुझे देखकर गाना गाने का मन कर रहा था ना? अब क्या हुआ? अब तू क्यों भाग रहा है? अब गाना गा, देख तेरे सामने कितनी सुंदर लड़की खड़ी है। नहीं नहीं, मुझे गाने गाने का मन नहीं कर रहा। मैं लड़कियों को देखकर गाना गाता हूँ, चुड़ैलों को देखकर नहीं। क्यों? अब तो चुड़ैल को नहीं छेड़ेगा। लड़की थी तब तो तू छेड़ा था। आखिरकार मैं भी तो लड़की ही हूँ, बस फर्क इतना है कि अब मैं मर चुकी हूँ। चुड़ैल और उस आदमी की आवाज सुनकर गांव के सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल कर आते हैं। सभी देखते हैं कि चुड़ैल उस आदमी को हवा में लटकाए हुए है। ये सब देख मुखिया हिम्मत करके आगे बढ़ता है और उससे बोलता है, चुड़ैल, तू मेरे गांव वालों को इस तरह क्यों मार रही है? आखिरकार गांव वालों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दे उस आदमी को। देख मुखिया, तू मेरे रास्ते में मत आ, क्योंकि मैं ये गांव छोड़कर नहीं जाने वाली। यहाँ से हर उन डर के लोगों को मार दूंगी जिन्होंने मुझे भयानक मौत दे दी। तुझे आखिर किसने भयानक मौत दी? क्या मतलब है तुम्हारा? तू हम लोगों पर ऐसे गंदे इल्जाम क्यों लगा रही है? तुझे सच नहीं पता? रुक, मैं तुझे सारा सच बताती हूँ। कुछ साल पहले की बात है। माही नाम की लड़की अपने गांव में अपनी माँ के साथ खुशी से रह रही थी। वो पढ़ने में बहुत ही ज्यादा तेज थी और आर्मी की तैयारी कर रही थी। आर्मी का रिटन एग्जाम था और वो एग्जाम देकर वापस शाम को अपने घर की तरफ आ रही थी कि तभी उसको 3 गुंडे मिल जाते हैं। अरे वाह, देखो तो कितनी सुंदर कली जा रही है। इस कली के साथ खेलने में बहुत ही मजा आएगा। इतना कहकर वो तीनों गुंडे माही को घेर लेते हैं और उसको देखकर एक आदमी बोलता है, अरे कली, तू इतनी चिकनी है कि तुझे खुरदरा बनाने का मन कर रहा है? आजा हमारे पास, आजा 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 आजा। ये तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। तुम लोग ये नहीं जानते कि मैं आर्मी की तैयारी कर रही हूँ। मैं तुम लोगों की कंप्लेंट कर दूंगी। आर्मी की तैयारी कर रही है, लेकिन आर्मी में अभी गई नहीं है। अब तो हमारी आर्मी में आएगी, हम तुझे ट्रेनिंग देंगे। तुझे हमारे साथ हंसना भी होगा और रोना भी होगा, हमें पाना भी होगा, हमें खोना भी होगा। सुबह शाम तन्हाई में आहें भरेगा,
हर दिल जो प्यार करेगा। ओए 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 ओए। वो सभी गुंडे माही को छेड़ने लगते हैं और थोड़ी देर बाद उस लड़की के साथ दुर्व्यवहार करके उसको मार देते हैं। मेरे फौजी बनने की इच्छा अधूरी रह गई। एक तरफ तो मैं बॉर्डर पर जाकर हिंदुस्तानियों की मदद करती हूँ, तो यहाँ दूसरी तरफ मैं हर उस लड़की की इज्जत की रक्षा करती हूँ जो मेरी तरह बेबस है। मैं इस गांव के उन सभी ढरकियों का नाम और निशान मिटाना चाहती हूँ जिसने अपने दिमाग में एक गंदी सोच भरी हुई है कि लड़कियां कभी कुछ नहीं कर सकती। मेरी तरह ना जाने कितनी लड़कियों का सपना अधूरा रह गया और अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तेरे साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ है, लेकिन इस गांव में लड़कियों को बहुत ही इज्जत के साथ देखा जाता है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से यहाँ के सभी लोग बदनाम हो रखे हैं। मैं उनको ही यहाँ से हटा रही हूँ। मैं उन लोगों को मारकर अपने बॉर्डर पर चली जाऊंगी, क्योंकि मेरे देश को मेरी जरूरत है और मैं अपने देश की रक्षा करूंगी। इतना कहकर वो चुड़ैल उस ठग के इंसान को मार देती है, जिसके बाद चुड़ैल अपने आप वहां से गायब होकर बॉर्डर पर तिरंगा लेकर चली जाती है। अब जब भी बॉर्डर पर कोई हमला होता तो वो चुड़ैल सैनिकों की पूरी मदद किया करती और यहाँ पर पूरा गांव अब गुंडों से मुक्त होकर खुशी से रहने लगा।